अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने फ़ोटो रिस्पायरेशन डिस्कस करना है और फ़ोटो रिस्पायरेशन आप लोगों का जो टॉपिक है इसमें से एक दो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन तो इसमें बनता है, एमसीक्यूज़ इसमें एक दो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पिछले जो एमडीकेट होते थे उसमें सिलेबस में ये था तो उसमें भी आते थे और इसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं फ़ोटो रिस्पायरेशन क्या होता है, कहाँ होता है और कैसे अगर होता है, इसका रिएक्शन क्या है, इसके कुछ हार्म्स है, कुछ नुकसानात है, वो डिस्कस कर लेते हैं। बुक में कुछ अच्छा नहीं लिखा, मैंने कुछ ज़्यादा सेंटेंसेस ऐड नहीं किए, लेकिन मैं रिएक्शन समझाऊंगा और फिर बुक वाले सेंटेंसेस जो है वो समझाऊंगा ताकि आप लोगों को बुक वाले पॉइंट्स जो है वो याद हो जाए। कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, हाँ समझना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोटो रिस्पायरेशन को आप लोगों ने अगर इनकेस समझना है तो दोबारा आप लोगों को डायग्राम देखना पड़ेगा फोटोसिंथेसिस के हवाले से। बस एक ब्रीफ आइडिया मैंने आप लोगों को देना है। आप लोग पढ़ चुके हैं कि लाइट जो एनर्जी है या फोटॉन्स जिसको आप लोग बोलते हैं वो इस प्लांट के ऊपर फॉल करेंगे, प्लांट के लीफ के ऊपर फॉल करेंगे। और आप लोग पढ़ चुके हैं कि लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर कौन सा रिएक्शन होगा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन शुरू हो जाएगा। किस चीज़ की मदद से? लाइट की मदद से। साथ में आप लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइट की मदद से यहाँ पर लाइट और डार्क रिएक्शन अकर होगा। डार्क रिएक्शन को अगर आप लोग गौर से नोट करेंगे, अभी आप लोगों ने गौर से सुनना है। सो डार्क रिएक्शन में पता है क्या हो रहा है? केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के इनसाइड आ रहा है, आप लोग नोट कर रहे हैं, और ये रिएक्ट कर रहा है किस चीज़ के साथ? राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये लेक्चर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसको आप लोग डिटेल में देख ले। यहाँ पर ये जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है ये 5 कार्बन कंपाउंड है, और जो आप लोगों को CO2 नज़र आ रहा है वो क्या है? वो आप लोग बोलेंगे कि 1 कार्बन कंपाउंड है। तो जब 5 कार्बन कंपाउंड और 1 कार्बन कंपाउंड रिएक्ट कर जाएंगे तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बन जाएगा और वो होगा 6 कार्बन कंपाउंड। अब याद रखेंगे आप लोग कि ये जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में रिएक्शन होता है ये इस एंजाइम की मदद से होगा, और इस एंजाइम को हम रुबिस्को बोलते हैं, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, फ़ोटो रिस्पायरेशन को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है। अगर आप लोग इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो ये है राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट है कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी कर रहा है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी कर रहा है। इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी इसके साथ मिलवा रहा है और ऑक्सीजन जो है वो भी मिलवा सकता है। ओके, अगर ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करेगा तो पता है क्या होगा? ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल आप लोग बोलेंगे स्प्लिट कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा इनटू 2-3 कार्बन कंपाउंड, 2-3 कार्बन कंपाउंड बन जाएंगे। इन 2-3 कार्बन कंपाउंड को हम बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, या हम इसको बोलते हैं PGA। अगर ये 3-फॉस्फोग्लाइसरेट या PGA बनेंगे तो आगे रिएक्शन चलता रहेगा और आप लोग डिस्कस करेंगे, G3P बन जाएंगे, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और बाद में ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएंगे। बात बिल्कुल सीधी बात बिल्कुल सिंपल सी है। आप लोग बोले कि अगर रुबिस्को कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करता है तो शुगर बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। बनेगा कैसे? उसके लिए राइबोलोज बिसफॉस्फेट को CO2 के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे PGA के, या 3-PGA या 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाएंगे। लेकिन यहाँ आप लोग ये रिएक्शन देखेंगे, कभी कभार ऐसा रिएक्शन नहीं होता जो मैंने आप लोगों को ये केल्विन साइकिल दिखाया है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो रुबिस्को एंजाइम है वो क्या करना शुरू कर देता है, वो इस केस में जो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कर रहा है वो एक्टिविटी नहीं करता, बल्कि वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शुरू कर देता है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर इस डायग्राम में, जो कि मैं डिटेल में समझाऊंगा, ऑक्सीजन आ रहा है और ऑक्सीजन आने के बाद ये पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है। तो कहीं अगर इन केस रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करे तो ये वाला रिएक्शन होगा,
लेकिन अगर रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करे तो ये जो 3 पार्ट्स में रिएक्शन हो रहा है ये पूरे का पूरा रिएक्शन हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं, पहले आप लोग फोटो रिस्पायरेशन के जो पॉइंट्स है या नोट्स है वो एक दफ़ा देख लें। यहाँ मैंने लिखा है कि इट इज़ रिस्पायरेटरी एक्टिविटी दैट अकर्स इन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सबसे पहली बात तो आप लोग ये डिस्कस कर ले, फोटो रिस्पायरेशन के नेम को अगर आप लोग आराम से पढ़ ले तो काफ़ी सारा काम आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इसको फ़ोटो इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट अकर हो रहा होता है। तो 2 आइडियाज़ आपको दे रहे हैं, एक क्या है, ये रिस्पायरेटरी एक्टिविटी है, इसका मतलब कि ये रिस्पायरेशन के साथ मिलता जुलता प्रोसेस है, और दूसरा आपको बता रहे हैं कि ये प्रेजेंस ऑफ लाइट में हो रहा होता है, हमेशा लाइट की मौजूदगी में अकर होगा। दूसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया है कि इट नीड्स ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर लाइक एरोबिक रिस्पायरेशन। अगर आप लोग एरोबिक रिस्पायरेशन को देख ले तो उसमें क्या होता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन यूज़ हो जाता है, और यहाँ पर जो मालिक्यूल्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, CO2 बनता है, H2O बन जाता है, और इसी के साथ साथ आप लोग बोलते हैं ATP बन जाते हैं। तो आप लोग देख ले ये क्या है, ये रिस्पायरेशन है। रिस्पायरेशन क्या यूज़ कर रहा है, ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है। इन्होंने लिखा है कि फ़ोटो रिस्पायरेशन भी ऑक्सीजन यूज़ करता है। साथ में अगर आप लोग रिस्पायरेशन को देख ले तो CO2 और H2O बना रहा है, तो ये देख ले यहाँ पर भी CO2 और H2O बन रहा है। लेकिन जो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है वो ये है कि रिस्पायरेशन के दौरान ATP बनते हैं और आप लोग बोलेंगे कि फ़ोटो रिस्पायरेशन में ATP नहीं बनते। तो अब अगर इन केस पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि रिस्पायरेशन और फोटो रिस्पायरेशन में सिमिलैरिटी क्या है या डिफरेंस क्या है, तो इस वाले रिएक्शन को इस सेंटेंस के साथ आप लोग क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। सो सिमिलैरिटी ये है कि रिस्पायरेशन में भी ऑक्सीजन यूज़ होता है, रिस्पायरेशन में भी CO2 बनता है, H2O बनता है, और इसमें भी आप लोग बोलेंगे यही बनता है। रिस्पायरेशन में ATP बनते हैं लेकिन फ़ोटो रिस्पायरेशन में ATP नहीं बनते। ये ATP वाला पॉइंट अक्सर पेपर में आता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट किया है कि फोटो रिस्पायरेशन आल्सो रिजेंबल्स फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली। आप लोग देखिए ना, फोटो रिस्पायरेशन है तो फोटोसिंथेसिस भी लाइट के प्रेजेंस में अकर होता है, और फोटो रिस्पायरेशन भी आप लोग बोलेंगे कि लाइट के प्रेजेंस में अकर हो रहा होता है। दोनों आप लोग बोलेंगे कि लाइट के प्रेजेंस में अकर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया है कि दिस प्रोसेस अकर इन प्लांट्स ड्यूरिंग हॉट समर डेज। ये प्रोसेस प्लांट्स में हर वक्त नॉर्मली नहीं अकर होता, जब भी टेम्परेचर राइज कर जाता है तो फोटो रिस्पायरेशन प्रोसेस अकर होगा। वैसे नॉर्मली हम बोलते हैं कि रिस्पायरेशन तो हर वक्त होता है, फोटोसिंथेसिस भी डे टाइम में होता है। ये हॉट समर डेज़ का मतलब होगा जब भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो तभी फ़ोटो रिस्पायरेशन अकर होगा। अगर इन केस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं हो तो फ़ोटो रिस्पायरेशन बहुत कम अकर होता है। इट हार्म्स प्लांट ग्रोथ बाय रिड्यूसिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों को समझना कि फ़ोटो रिस्पायरेशन का प्लांट्स को कोई फ़ायदा नहीं है। आगे जाके हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि इवन समटाइम्स ये क्या करता है, समटाइम्स क्या बल्कि ये प्लांट के रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कम कर रहा है। ये प्लांट के अंदर जो ग्लूकोज और जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बन गए होते हैं उसके प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। तो इसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि प्लांट को नुकसान हो सकता है। डिटेल में इसका मैकेनिज़्म देखते हैं कि क्या होता है। ये इसका जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, फिर डायग्राम की तरफ जाते हैं। मैंने यहाँ पर नोट किया है मैकेनिज़्म ऑफ फोटो रिस्पायरेशन क्या होता है। When the CO2 level inside the leaf drops to 50 ppm, ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase starts to combine O2 with ribulose bisphosphate instead of CO2। इस सेंटेंस के अंदर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जब भी CO2 का कंसंट्रेशन लीफ के अंदर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो उसकी वजह से क्या होगा, जो रुबिस्को एंजाइम है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है वो क्या करना शुरू कर देता है, वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी नहीं करेगा क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि रुबिस्को एंजाइम
कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी कर सकता है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी कर सकता है। अगर CO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाए तो रोबिस्को कौन सी एक्टिविटी शुरू कर देगा? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शुरू कर देगा। मैंने बोला कि जब भी ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शुरू करेगा तो कौन सा प्रोसेस होगा? फोटो रिस्पायरेशन होगा। और अगर इनकेस ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करेगा तो फिर आप लोग बोलेंगे कि केल्विन साइकिल अकर होगा। तो इस केस में इन्होंने ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शुरू कर दी है। द नेट रिजल्ट ऑफ दिस is that instead of producing 2 3-carbon molecule of phosphoglycerate, only 1 molecule of PGA and 2 carbon molecule called phosphoglycolate are produced। लिखा है कि इस ऑक्सीजनेज एक्टिविटी का असर क्या होता है। इस ऑक्सीजनेज एक्टिविटी का असर ये होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जिसमें से एक मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं PGA, जिसको आप लोग 3-फॉस्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल बोलते हैं, और 2 मॉलिक्यूल्स और बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं 2-फॉस्फोग्लाइसरेट। ये जो 3PGA मॉलिक्यूल है ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है और फॉस्फोग्लाइकोलेट आप लोग बोलेंगे ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है। ये असर किसका होता है? ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी का होता है कि एक मॉलिक्यूल PGA बन जाएगा और 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो आप लोग बोलेंगे कि फॉस्फोग्लाइकोलेट के बन जाएंगे। अब अगर इनकेस ऑक्सीजनेज एक्टिविटी नहीं होती, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होती, तो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को क्या बताया? थोड़ी देर पहले ये बताया कि कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होती तो फिर आप लोग बोलेंगे कि फॉस्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल्स 2 बन जाते, जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले केल्विन साइकिल में दिखाया कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA बन जाएंगे। तो बात बिल्कुल सीधी सीधी है कि अगर कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी हो तो फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाएगा, PGA बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी हो तो आप लोग बोलेंगे कि PGA मॉलिक्यूल बन जाएगा लेकिन साथ में फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाएगा। अब यहाँ पर एक मसला है, आप लोग देखें ना कि फॉस्फोग्लाइकोलेट जो बना है ये वाला, ये समहाउ आप समझे कि टॉक्सिक है, ये प्लांट को समहाउ आप समझे नुकसान पहुंचाता है। दूसरे अल्फाज में हम बोलते हैं कि ये मेटाबॉलिकली यूजलेस कंपाउंड है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब करना क्या चाहिए कि प्लांट को एज सुन एज पॉसिबल इस फॉस्फोग्लाइकोलेट को कन्वर्ट करना चाहिए, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना इस वजह से चाहिए क्योंकि ये तो नुकसान हो जाएगा उनको। तो प्लांट क्या करता है, इस फॉस्फोग्लाइकोलेट को चेंज करने के लिए तरीक़े शुरू कर देता है। क्या होगा? द प्लांट मस्ट गेट रेड ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट। इस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि इससे बचना चाहिए। फर्स्ट इट इमीडिएटली गेट रेड ऑफ फॉस्फेट ग्रुप कन्वर्टिंग द मॉलिक्यूल टू ग्लाइकोलेट। सबसे पहले क्या होगा कि इस फॉस्फोग्लाइकोलेट को वो ब्रेक कर देगा, तो ब्रेक करके इसको फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा और ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट कर देगा। मैं भी आप लोगों को रिएक्शन दिखाता हूँ, टेंशन ना ले, लेकिन मैं सेंटेंसेस रीड करना चाहता हूँ। द ग्लाइकोलेट इज़ देन ट्रांसपोर्टेड टू peroxisome एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइऑक्सिलेट एंड देन ग्लाइसिन। इसको भी आप लोग देखेंगे। द ग्लाइसिन इज़ देन ट्रांसपोर्टेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात वहाँ पर मैंने लिखना था, भूल गया मैं बताना। ये बात आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि peroxisome 3 ऑर्गेनेल्स में अकर होता है। एक आप लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा peroxisome और तीसरा आप लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। इन 3 ऑर्गेनेल्स में ये फोटो रिस्पायरेशन अकर होता है। अगर इनकेस आप लोगों को ये सेंटेंसेस की समझ नहीं आई ना तो इसको आप लोग गोली मारे, वापस इसको भूल जाए, दोबारा इस डायग्राम को आप लोग गौर से देख ले, क्योंकि जो मैकेनिज़्म यहाँ पर टेक्स्ट के फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है वो सारे का सारा प्रोसेस ये नज़र आ रहा है। सो इससे बेहतर है कि उस पर रट्टे लगाए, इस डायग्राम को आप लोग समझे। ओके, और से आप लोगों ने देखना है। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रोसेस अकर हो रहा है, peroxisome और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस अकर हो रहा है। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि फोटो रिस्पायरेशन तीनों में अकर होगा। वहाँ पर आप लोग देख ले ऑक्सीजन आ गया। क्या आ गया? ऑक्सीजन। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि अगर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शुरू हो जाए तो क्या बनना शुरू हो जाएगा? PGA मॉलिक्यूल बनेगा लेकिन फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बन जाएगा। तो आप लोग देख ले वहाँ ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ गया तो क्या बन गया? फॉस्फोग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल बन गया है।
ये 2 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गया है, मैंने आप लोगों को बताया है कि ये यूजलेस सब्सटेंस है। दूसरे अल्फाज में आप बोले कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, प्लांट को अपने आप को बचाना चाहिए इससे। तो डायरेक्ट इस फॉस्फोग्लाइकोलेट को किस चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है, आप लोग देखिए कि ब्रेक करके ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फॉस्फेट यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। सो ये जो पिछला सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा कि प्लांट मस्ट गेट रेड ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट, फर्स्ट क्या होना चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर देता है और ग्लाइकोलेट इससे बना देता है। वो ये वाले सेंटेंस की बात कर रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, ये जो ग्लाइकोलेट है ये सीधे चला जाएगा कौन से एरिया की तरफ, पर ऑक्सीसोम की तरफ चला जाएगा। तो ये देख ले ग्लाइकोलेट पर ऑक्सीसोम में आ गया। यहाँ पर ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो रहा है परऑक्सीसोम में, और ग्लाइऑक्सिलेट फिर कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइसिन में, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो पिछले सेंटेंसेस अगर आप लोग देख ले तो लिखा है कि ग्लाइकोलेट को क्या किया जाता है, पर ऑक्सीसोम में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वहाँ पर इसको ग्लाइऑक्सिलेट में और फिर ग्लाइसिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो ग्लाइकोलेट को परऑक्सीसोम में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पहले ग्लाइऑक्सिलेट में और फिर ग्लाइसिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बीच में H2O2 बनता है। ये वो चैप्टर नंबर 1 वाला टॉपिक है कि इसका फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा। ग्लाइसिन के साथ क्या होता है, पिछले सेंटेंसेस में लिखा है कि जो ग्लाइसिन है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। ये ग्लाइसिन आप लोग देख ले यहाँ कौन से एरिया में आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस ग्लाइसिन के साथ क्या किया जाता है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है सेरीन अमाइनो एसिड में। सो आप लोग ये नोट कर रहे हैं किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, सेरीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। फिर क्या डिस्कस किया है कि सीरीन जो है वो यूज़ किया जाता है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए। इसका मतलब क्या है कि सीरीन क्या होगा, वापस परऑक्सीसोम में जाएगा, वहाँ पर वो कन्वर्ट होगा हाइड्रोक्सी पायरुवेट में, हाइड्रोक्सी पायरुवेट कन्वर्ट होगा ग्लाइसरेट में, और ग्लाइसरेट फिर आप लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आके इस केल्विन साइकिल में दोबारा यूज़ हो जाएगा। तो पता है प्रॉब्लम क्या हुआ है, प्रॉब्लम जो इस पूरे फोटो रिस्पायरेशन के साथ हुआ है ना, वो ये है कि इधर CO2 पड़ा था यहाँ पर, ठीक है, उस CO2 के साथ कोई एक्टिविटी नहीं हुई और यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर से CO2 को रिलीज़ करके दोबारा यूज़ किया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि लाइक यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर से CO2 को निकाल दिया जा रहा है। एक्स्ट्रा एनर्जी को क्यों यूज़ किया जा रहा है, एक्स्ट्रा टाइम क्यों ज़ाया कर रहा है, यही फ़ोटो रिस्पायरेशन का नुकसान है कि ऑक्सीजन को उधर वेलकम किया जा रहा है और CO2 को नहीं किया जा रहा, और इसके साथ साथ जो क्या नाम है इसका, CO2 को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से निकाल के उसी में यूटिलाइज़ किया जा रहा है। ठीक है, सो ये इसका रिएक्शन है, रिएक्शन कभी नहीं आया, लेकिन आगे देखते हैं कि और क्या डिस्कस किया है, इसके नुकसानात क्या है, डिसएडवांटेजेस एंड एवोल्यूशन ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। बुक में डिस्कस किया है कि फोटो रिस्पायरेशन कॉस्ट द प्लांट एनर्जी एंड रिजल्ट इन द नेट लॉस ऑफ CO2 फिक्सेशन फ्रॉम द प्लांट। यही आप लोग देखें ना कि इतना सारा रिएक्शन हो रहा है, तो इस पूरी रिएक्शन में आप लोगों ने देखा ATP एनर्जी भी यूज़ हो गई। तो इसका जो नुकसान है वो यही है कि इस पे ख़र्चा आता है प्लांट का। और दूसरा नुकसान ये है कि प्लांट ने जो CO2 अपने लिए फ़िक्स कर दिया होता है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, वापस निकाल दिया जाता है। Thus it reduce the rate of photosynthetic process। प्लांट को इससे ज़ाहिर सी बात है नुकसान होगा। फोटोसिंथेसिस ने ग्लूकोज को फिक्स करना है और उसने ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट को बाहर निकालना है। In most plants, photorespiration reduce the amount of carbon fixed into carbohydrate during photosynthesis by 25%। ये वैसे इस सेंटेंस के अंदर आपको बता रहे हैं कि फ़ोटो रिस्पायरेशन का इतना सारा नुकसान है कि ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को आप लोग बोले कि 25% में कम करते हैं। मीन के प्लांट हर वक्त 100% फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होता, नुकसान 25% प्लांट को हर वक्त हो रहा होता है, ये इसको हार्म कर रहा है। नेक्स्ट डिस्कस किया है कि फोटो रिस्पायरेशन इज़ नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट, इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ फोटो रिस्पायरेशन इज़ इनहेबिटेड केमिकली द प्लांट कैन स्टिल ग्रो।
ज़ाहिर सी बात है कि प्लांट को फिर भी नुकसान नहीं होगा अगर फ़ोटो रिस्पायरेशन को स्टॉप किया जाए। ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर एक बात डिस्कस की थी कि फ़ोटो रिस्पायरेशन प्लांट को नुकसान पहुँचा रहा है, ये वो बता रहे हैं आपको। Furthermore, some plants are naturally resistant to photorespiration. Then why photorespiration exists? इस वाले सेंटेंस के अंदर जो बात कर रहे हैं ना, ये C4 प्लांट्स की बात कर रहे हैं। हम C4 प्लांट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो अपने आप को फोटो रिस्पायरेशन से बचा सकते हैं, इसके बाद वाला लेक्चर होगा। क्वेश्चन ये है कि फ़ोटो रिस्पायरेशन अगर प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रहा है तो फिर ये क्यों कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए फ़ोटो रिस्पायरेशन। सो लिखा है कि द कॉमन सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट द एक्टिव साइट ऑफ रुबिस्को इज इवॉल्व्ड टू बाइंड बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्लांट फोटो रिस्पायरेशन क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर दिया है कि इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि रुबिस्को कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड कर रहा है और ऑक्सीजन को भी एक अपने साथ क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। इस वजह से ये सारे का सारा जो प्रॉब्लम है वो रुबिस्को की वजह से हो रहा है। तो रुबिस्को क्यों कर रहा है ऐसे, क्यों कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कर रहा है जिससे प्लांट को नुकसान होगा। सो आंसर दिया है कि ओरिजिनली इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम इज देयर वाज नो ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अर्थ, सो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग एक्टिविटी वाज द ओनली वन यूज्ड। हमने यहाँ पर रुबिस्को को तो ब्लेम किया है ना कि फ़ोटो रिस्पायरेशन का जो सारा मसला है वो इसने क्रिएट किया है, इनको ऑक्सीजनेज एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। लेकिन रुबिस्को से जब आप पूछते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, तो रुबिस्को क्या बोलेगा कि जब अर्थ नया नया बना था तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था। उस टाइम ये जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी थी मैंने शुरू की थी, तो उस टाइम तो मसला नहीं था। उस टाइम मसला इस वजह से नहीं था कि फ्री ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो चूँकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इस वजह से प्लांट के लिए कुछ न कुछ हद तक नुकसान हो गया। तो अब बोल सकते हैं कि रुबिस्को की ये जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है ये ऑक्सीजन आने से पहले पहले डेवलप हो गई है। तो स्टार्ट में मसला नहीं था लेकिन अभी मसला है, ठीक है। द फोटो रिस्पायरेशन स्टार्टेड व्हेन ऑक्सीजन बिगन टू एक्यूमुलेट इन द एटमॉस्फेयर। जाहिर सी बात है कि जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो फोटो रिस्पायरेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसके बाद मैंने डिस्कस किया है इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को। हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था स्टार्ट में कि जो फोटो रिस्पायरेशन है वो हॉट डे पे हो रहा होता है, क्यों और कैसे हो रहा होता है वो बात डिस्कस कर रहे हैं। लिखा है कि फोटो रिस्पायरेशन इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रुबिस्को एंजाइम की बात कर रहे हैं। सबको पता है कि सारे का सारा क्रेडिट ही उसको जाता है, मसला ही उसकी वजह से है। इट इज़ ऑफन कॉल्ड रुबिस्को बिकॉज इट कैन हैव एन ऑक्सीजनेज एक्टिविटी इन एडिशन टू कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी. Its activity depends upon the relative concentration of O2 and CO2 in leaves. ये आपको बता रहे हैं कि दोनों एक्टिविटी कर रहे हैं और कौन सी एक्टिविटी कब करेंगे, ये O2 एंड CO2 पे क्या करता है, डिपेंड करता है। फोटो रिस्पायरेशन स्टार्ट्स व्हेन CO2 लेवल इनसाइड द लीफ बिकम्स लो। ये तो स्टार्ट में ही मैंने आप लोगों को बताया है कि फोटो रिस्पायरेशन कब शुरू होगा, जब CO2 कम हो जाए तब ये शुरू होगा। If the plant continues CO2 fixation in photosynthesis when its stomata are closed, the CO2 will build up and the O2 released in photosynthesis. ये मैं समझाता हूँ बस एक मिनट के लिए आप लोग, मेरे ख्याल में आसान है, इसको आप लोग प्रिपेयर कर लें। और ऑल्दो बहुत अच्छा तो खैर मैंने नहीं समझाया क्योंकि असल में मैं बुक सेंटेंसेस रीड करना चाहता था, ऑल्दो प्रोसेस इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ हद तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। और बाकी इसमें प्रॉब्लम है तो वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए। बहुत ज़्यादा मसला है तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें चूँकि मैं अपने तरीके से समझाऊंगा तो बाउंड नहीं होऊंगा कि अब मुझे कौन सा सेंटेंस पढ़ना है और कौन सा नहीं, ब्लैक स्क्रीन पे मैं लिखता हूँ। तो वो ज्वाइन कर ले, जूम ऐप पे होगी। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।